नमस्कार दोस्तों, द पॉलिटिकल सोर्स चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज पूरा देश अपना 80वां स्वाधीनता दिवस बड़े ही हर्षोल्लास से मना रहा है। इस अवसर पर द पॉलिटिकल सोर्स चैनल की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। दोस्तों, आज एक ऐसा वाकया ध्वजारोहण के दौरान हुआ है जिसको लेकर के सोशल मीडिया में एक नई बहस छिड़ गई है। वैसे भी कांग्रेस पार्टी और वंदे मातरम के बीच का इतिहास काफी विवादास्पद रहा है। वहीं आज स्वतंत्रता दिवस के ध्वजारोहण के दौरान कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी जी जब साथ में खड़े थे और वंदे मातरम गीत का गायन हो रहा था, उस बीच में कोई बातचीत और संकेतों का आदान प्रदान हुआ, जिसको लेकर के सोशल मीडिया में कयास लगाए जा रहे हैं कि सोनिया गांधी जी द्वारा वंदे मातरम गीत को रोकने का प्रयास किया गया। इसको लेकर के हालांकि जयराम रमेश जी के द्वारा अपना सफाई प्रस्तुत की गई है, लेकिन वास्तविकता क्या है इसे लेकर के अभी भी काफी अटकलें लगाई जा रही हैं। दोस्तों, हाल ही में 7 नवंबर 2026 को वंदे मातरम गीत की रचना के 150वें वर्ष पूरे हुए। संसद में प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स नेशनल हॉनर अमेंडमेंट बिल 2026, जिसे राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम भी कहा गया है, वह भी पेश किया गया और पूर्ण रूप से पारित किया जा चुका है। आज हम जानेंगे कि क्या है वंदे मातरम का इतिहास, क्यों इसे केवल पहले ही 2 छंदों को गाने की अनुमति प्रदान की गई थी और वर्तमान में जो विधेयक पास हुआ है उसके दौरान क्या उसमें संशोधन किया गया है। तो बने रहिए आज इस एपिसोड में। सबसे पहले, क्या है वंदे मातरम और किस प्रकार इसकी रचना की गई। वंदे मातरम, जिसका शाब्दिक अर्थ है हे मां मैं आपको प्रणाम करता हूं, इस गीत की रचना देश के प्रमुख साहित्यकार बंकिम चंद्र चटर्जी या बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी के द्वारा 7 नवंबर 1875 को बंगाली और संस्कृत भाषा के मिश्रित रूप में उनकी एक साहित्यिक पत्रिका थी बंग दर्शन, उसके द्वारा किया गया, जिसकी पुष्टि 16 अप्रैल 1907 को अरविंदो घोष जी के द्वारा, जो विपिन चंद्रपाल जी के द्वारा वंदे मातरम साहित्यिक दैनिक अखबार पत्र किया गया, उस पर पुष्टि भी की गई है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की इस रचना का अगला चरण उनके ही प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ में 1882 को शामिल किया गया। यह उपन्यास 18वीं सदी के सन्यासी विद्रोह पर आधारित था, जो उस समय के तत्कालीन मुस्लिम शासकों और नवाब के ऊपर विद्रोह को लेकर के था। आनंद मठ में इस गीत को शामिल किए जाने के बाद इस गीत का गायन रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा सर्वप्रथम 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में किया गया। वंदे मातरम की लोकप्रियता का अंदाजा इसी प्रकार से लगाया जा सकता है कि जल्द ही इस देश के एक राजनीतिक नारे और पॉलिटिकल स्लोगन के रूप में इसने अपना आकार ले लिया। बंगाल विभाजन के दौरान जब स्वदेशी आंदोलन और बंग आंदोलन क्रियान्वित किया गया, तो 1906 और 7 के दौरान ही इस राजनीतिक नारे का उपयोग किया गया। वंदे मातरम के नाम से दैनिक समाचार पत्र भी निकाला गया। दूसरी ओर उत्तरी कलकत्ता में वंदे मातरम संप्रदाय की भी स्थापना की गई। जब मैडम भीका जी कामा के द्वारा बर्लिन के स्टुअर्ट में तिरंगा झंडा फहराया गया था, उस पर भी स्लोगन के रूप में वंदे मातरम ही लिखा गया था। धीरे धीरे वंदे मातरम गीत देश के राजनीतिक और क्रांतिकारी आंदोलनों में भी उपयोग होने लगा और भारत की स्वाधीनता संग्राम में वंदे मातरम का एक अपना ही अलग इतिहास रहा है। देश में
जब वंदे मातरम के गीत के गायन की अनिवार्यता को लेकर के बातें उठने लगी, तो इस गीत की शुरुआत के 2 छंदों में भारत की मातृभूमि की सुंदरता का और महिमा का काफी वर्णन है। बाद के छंदों में ऐसा कहा गया है कि इसमें हिंदू देवियों लक्ष्मी, दुर्गा आदि की तुलना मातृभूमि से की गई है और मातृभूमि की रक्षा और संकल्पता के लिए इस पे बल दिया गया है। इसको लेकर के ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और अन्य अल्पसंख्यक समूहों ने काफी विरोध किया कि ये गीत के सभी छंद गाना उनके धार्मिक विचारों के विपरीत है। और कांग्रेस के वर्किंग कमेटी के द्वारा 1937 में ये निर्णय लिया गया कि प्रथम 2 छंद ही इसके गाए जाएंगे और तब से 1937 की कांग्रेस वर्किंग कमेटी में जवाहरलाल नेहरू, रविन्द्रनाथ टैगोर जी और महात्मा गांधी के द्वारा जो निर्णय लिया गया उसके अनुसार शुरुआत के 2 छंद ही वंदे मातरम के गाए जाते थे। देश में जब 1950 में संविधान सभा के द्वारा जनगण मन को अपनाया गया, उसी समय राष्ट्रीय गीत के रूप में वंदे मातरम के शुरुआत के 2 छंदों को प्रावधान किया गया और राष्ट्रीय गीत के रूप में उसको मंजूरी दी गई। इसको लेकर के समय समय पर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कांग्रेस के ऊपर तुष्टीकरण का आरोप लगाते हुए मांग की गई कि वंदे मातरम के संपूर्ण छंदों का गायन किया जाए और इसकी अवधि को बढ़ाया जाए। 23 दिसंबर 1971 को नेशनल ऑनर एक्ट 1971 जब पारित किया गया तो उसके तहत राष्ट्रीय ध्वज, नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम, राष्ट्रगान और भारत के संविधान को एक प्रोटेक्शन दिया गया, एक सिक्योरिटी दी गई कि इसके अपमान को करने के लिए सजा का प्रावधान किया गया। लेकिन उस समय वंदे मातरम को शामिल नहीं किया गया। जब कांग्रेस पार्टी से इस बात में बात की जाती है तो उनका कहना था कि भारत के स्वाधीनता आंदोलनों के समय में एक ऐसे गीत की अनिवार्यता को लेकर के बात होती थी कि सभी धार्मिक समूहों को एकजुटता करने के लिए ऐसे गीत का आयोजन किया जाए, ऐसे गीत का गायन किया जाए जिससे कि वे सभी धार्मिक समूह एकजुट होकर के उस स्वाधीनता संग्राम में भाग ले सके। और ऐसा तर्क है कि इसी के तहत शुरुआत के 2 छंदों को अनुमति प्रदान की गई कि जिससे देश की विविधता और एकता और अखंडता बनी रहे। हाल ही में देश की संसद के द्वारा प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स नेशनल ऑनर एक्ट 2026, जिसको नेशनल ऑनर एक्ट 1971 में संशोधन किया गया, उसकी सेक्शन 3 में यह प्रावधान किया गया है कि नेशनल फ्लैग, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान, नेशनल एंथम और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के साथ साथ राष्ट्रगीत वंदे मातरम को भी सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन दिया जाएगा और इसके गायन की अवधि को भी बढ़ा करके संपूर्ण गायन अर्थात संपूर्ण छंदों को गाने का नियम निर्धारित किया गया। उसी के तहत आज देश के इतिहास के 80 वर्षों के इतिहास में पहली बार लाल किले से वंदे मातरम गीत का गायन किया गया। दोस्तों, यह आप सबके लिए अत्यंत ही गौरव का विषय है कि जो गीत हमारे राजनीतिक आंदोलन और राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम का एक केंद्र बिंदु हुआ करता था, उस गीत को आज पूरी तरीके से संवैधानिक मान्यता मिली है और उसके गीत को गायन को मंजूरी भी दी गई और उस गीत का गायन भी लाल किले से किया गया। हम सबको प्रयास करना होगा कि इस गीत के गायन में किसी भी प्रकार का अपमान ना हो, क्योंकि इस गीत का अपमान इस देश का अपमान है।
और देश के अपमान और राष्ट्र के अपमान का अर्थ है हम सभी का अपमान। आप सबका इस मुद्दे पर क्या कहना है कि कांग्रेस का बार बार वंदे मातरम को गीत को लेकर के विवादास्पद होना क्या उनकी तुष्टीकरण की राजनीति का एक केंद्र बिंदु है, या फिर यह केवल मानवीय भूल रही है जिसको लेकर के इस प्रकार के कयास नहीं लगाने चाहिए? आप अपनी राय कमेंट और मैसेज के माध्यम से हम सबको दे सकते हैं। एक बार फिर से आप सभी को देश के स्वाधीनता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। मिलते हैं एक नई चर्चा के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।